लविंग स्टूडेंट्स, आज हम नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने थॉमसन और रदरफोर्ड इन दो का मॉडल पढ़ा था। थॉमसन, मॉडल ऑफ थॉमसन और मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इनका क्या महत्वपूर्ण उपयोग साबित हुआ था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में क्या जानकारी ये हमें बता चुके थे। इसकी थोड़ी सी चर्चा हम वापस कर लेते हैं। थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से हमें कुछ चीजें बताई थी। उसने बताया था कि यह एक तरबूज का कटा हुआ आधा हिस्सा है जिसका लाल भाग जो है वो पॉजिटिव आयन और ये जो बीज है काले ये नेगेटिव आयन, यानी कि तरबूज का जो लाल भाग है वो धनायन है और उसके अंदर जो बीज धसे हुए काले बीज जो धसे हुए हैं वो लाइट बीज नेगेटिव आयन यानी इलेक्ट्रॉन है। इसके बारे में थॉमसन ने बताया था। इसी तरह से उसने कुछ और एग्जाम्पल देकर भी इसको शो किया था, जैसे क्रिसमस का केक। उसमें ये बताया था उसने कि केक के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं और बाकी का उसका हिस्सा जो है वो प्रोटॉन यानी धनावेशित भाग है। प्रोटॉन यानी धनावेश और इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये क्रिसमस की केक का एग्जांपल दिया था। तीसरा एग्जांपल उसने प्लम पुडिंग मिठाई के नाम से भी दिया था। प्लम पुडिंग मिठाई का मॉडल मतलब ये है कि जो बारीक बूंदी होती है, बूंदी के जो छोटे छोटे कण हैं जिनसे मिलकर लड्डू का निर्माण होता है, उसके अंदर जो इलायची के बीज है लाइक दिस, ये बीज, ये लड्डू है, इसके अंदर जो इलायची के बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से उसने 3 एग्जांपल दिया और प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पहचान बताई। ये हो गया था हमारा थॉमसन मॉडल। बाद में आए रदरफोर्ड, क्योंकि आगे लंबे समय तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुछ और अन्य चीजों में अच्छी जानकारी प्रदान नहीं कर सका। बाद में आए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने बताया कि आखिर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, कैसे व्यवस्थित रहते हैं। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु वह भाग है जिसे हम और आगे, या वह वस्तु है जिसे हम आगे से आगे की ओर विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे से आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है तो हम क्या करेंगे इसके बारे में, तो उसके अंदर वास्तव में क्या है, व्यवस्थित कैसे रहते हैं। जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम तो दे दिया, तो रदरफोर्ड ने कहा कि आखिर इनकी व्यवस्था किस तरह से रहती है कि जितनी चीज या जो वस्तु जितनी साइज में है, द्रव्यमान में है, क्या उसका सारा द्रव्यमान पॉजिटिव और नेगेटिव कणों से ही होता है। पॉजिटिव कण है तो कहाँ व्यवस्थित है और नेगेटिव कण है तो कहाँ व्यवस्थित है। इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ एग्जाम्पल दिए। उसने बताया वो चाहता था कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समावेश कैसे होता है, किस तरह से उसके अंदर ये अरेंज होते हैं। इनको अरेंज करने के लिए उसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और एक्सपेरिमेंट भी करे। जो मेन एक्सपेरिमेंट था उसका वो ये था कि उसने एक गोल्ड की बिल्कुल प्योर और थिन लेयर ली, बिल्कुल पतली झिल्ली ली और उस पतली झिल्ली पर उसने अल्फा कण यानी अल्फा पार्टिकल्स जो है, जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली कण जो एनर्जेटिक, फुल एनर्जेटिक होते हैं, जिनका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होता है, वो कोई भी विस्फोट कर सकते हैं। तो उसने उस थिन लेयर
गोल्ड की जो पन्नी थी उसके ऊपर इन अल्फा कणों की बौछार पड़ी। अल्फा कणों को डाला, कितने? 10,000, 10,000 कणों की बारिश करी। शक्तिशाली 10,000 जो कण हैं वो इस थिन लेयर गोल्ड या के ऊपर डाला और उसने यह जांच करने के लिए कि इन शक्तिशाली पार्टिकल्स जब इसके ऊपर गिरेंगे तो ये पार्टिकल्स कहीं बाहर नहीं निकल जाए और हमें इसका पता भी नहीं चले, तो उसने इसके चारों ओर एक जिंक सल्फाइड की लेयर बना दी। किसकी लेयर बनाई? जिंक सल्फाइड या शदलेपन। इस तरह से इसकी एक लाइन बना दी, यानी गोला बना दिया, ताकि अगर कोई कण बाहर निकलेंगे तो भी इससे टकराकर पुनः अंदर ही आएंगे। अब उसने क्या देखा, ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद में उसे क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ और फिर उसने उसका क्या कंक्लूजन किया, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन वापस बता दूं कि इस 10,000 कण में से सिर्फ एक कण ऐसा था जो टकरा कर पुनः लौट कर आया। बाकी कुछ कण 40 डिग्री के एंगल पर, कुछ 65 डिग्री के एंगल पर और कुछ कण ऐसे के ऐसे ही निकल गए। केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री के एंगल पर घूम गया। अब केवल इतने 10,000 कण जब इस पर डाले गए, उसमें से केवल एक कण ही ऐसा था जिसकी भेदन क्षमता या जो सोने के पन्नी के कणों को भेद सकी। अब एक कण के स्टडी से हमें इतना अच्छा पता नहीं चलता, तो बाद में उस रदरफोर्ड ने क्या करा, क्या कंक्लूजन निकाला? उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो परमाणु की साइज है, उस परमाणु की साइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नाभिक एक बहुत ही छोटा हिस्सा है और उस छोटे से हिस्से के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। इसके साथ उसने बताया कि जो ऋणावेशित पार्ट है, जो वो इस धनावेशित पार्ट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी जो सेंट्रल पॉइंट है, किसी भी परमाणु के बीच का पॉइंट जो है, सेंट्रल पॉइंट है, उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया, नाभिक का नाम दिया। ठीक है, नाभिक का नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ या हम यह भी कह सकते हैं कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है, धनावेशित भाग, वो नाभिक के अंदर व्यवस्थित होता है और नाभिक जो है परमाणु का बहुत कम द्रव्यमान वाला छोटा सा भाग है, इसलिए यह इसे भेद नहीं सका। इस तरह से उसने कंक्लूजन बताया। वो यहाँ तक पहुँच गया था कि परमाणु के अंदर धनायन और ऋणायन या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, या हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार रहती है कि यह है न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन उपस्थित है, धनावेशित भाग उपस्थित है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं, इनकी स्थिति ये है कि समावेशन की क्रिया को नहीं, समावेशन का मतलब कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितने, अगर इतने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो क्या इस एटम का जो व्यवस्था है वो सही रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, इसके लिए ये नहीं बता सकता। सिर्फ इसने ये कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो लगाते लगाते क्या करेंगे, चक्कर लगाना मतलब सर्पिलाकार गति करना, तो लगाते लगाते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और न्यूक्लियस की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, एटम पूरी रूप से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में घर्षण करेंगे, टकराएंगे, तो इनसे ऊर्जा निकलेगी और यह ऊर्जा क्या करेगी, इस सारे न्यूक्लियस को नष्ट कर देगी। बस ये चीज है नहीं बता सका, ये इसकी बहुत बड़ी कमी रही। बाकी ये यहाँ तक भी पहुंच गया था कि प्रोटॉन कहाँ व्यवस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ व्यवस्थित होते हैं,
प्रोसेस के अंदर अगर इन इलेक्ट्रॉनों का सही सिस्टमेटिक समावेशन कर दिया जाए तो नाभिक का जो अस्तित्व है, स्ट्रेटेजी है, वो सही रह जाएगी, अन्यथा यह पूरा एटम ही खराब हो जाएगा। अब आइए इस क्रिया को समझाने के लिए कौन सा वैज्ञानिक आया। तीसरे नंबर का जो वैज्ञानिक था वो है नील्स बोर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है, जिसे ऐसा पार्टिकल्स जिसे हम आगे डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, वो हो गया एटम। अब एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनका समावेशन कैसे किया जाए कि एटम का स्थायित्व बना रहे और हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो क्रिया है वो आसानी से देख पाए। इसके लिए आए नेक्स्ट थर्ड जो साइंटिस्ट थे वो थे नील्स बोर। नील्स और बोहर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जो जानकारी दी वो यह है, इस प्रकार है। तो मैं आपको इसको समझे थोड़ा सा पहले से इसके बारे में बता देती हूँ कि नील्स बोर ने क्या करा कि कॉपी तो रदरफोर्ड के मॉडल की ही करी, केवल उसने बता दिया कि अगर हम इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में बांट दें, कक्षाओं में डाल दें, तो क्या हमारा जो एटम है या हमारा जो परमाणु है उसका स्थायित्व बना रह सकेगा। कक्षाओं में बांट देने से हम क्या इलेक्ट्रॉनों के समावेशन की प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को पूरी कर पाएंगे। तो उसने उन कक्षाओं को क्या नाम दिया, जैसे न्यूक्लियस तो उसने वही बताया, यही चीज उसने बताई कि यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब उसने कक्षाओं में बांटने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया, उन ऑर्बिट्स का क्या नाम दिया, उन्हें शेल के लिए क्या सीरीज दी गई। तो देखिए बच्चों, उसने जो ऑर्बिट बनाए हैं उन ऑर्बिट के अंदर उसने क्या बताया, सबसे पहला ऑर्बिट है कि ये ऐसे शेल भी कह सकते हैं, कक्षा, कोश, जो भी नाम हम देना चाहें, इस तरह से उसने के एल एम एन ओ ये सीरीज बनेगी, के ऑर्बिट एल एम एन ओ। इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी शेल बढ़ते जाएंगे। अब इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का समावेशन कैसे करें, कैसे इनमें भरें। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों का समावेशन करने के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया, सीरीज तो बना ली उसने, के एल एम एन, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे सीरीज बढ़ती जाएगी, ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे। अब इन ऑर्बिट्स के अंदर, इन शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जाए, इसके लिए क्या करेंगे हम, उसने एक फॉर्मूला दिया 2n² के हिसाब से। क्यों ना हम इन ऑर्बिट्स के अंदर, इन कक्षाओं के अंदर 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को भर दें कि कोई भी कक्षा की कैपेसिटी कितनी है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों का समावेशन क्या उस कक्षा के अंदर, क्या उस ऑर्बिट में, क्या उस शेल में पॉसिबल है या नहीं है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम के एल एम एन कक्षाओं के बारे में कि इलेक्ट्रॉनों का समावेशन इसमें कितना हो सकता है और अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर देखेंगे। इस 2n² के फॉर्मूले के आधार पर n का मीनिंग होता है या कक्षा, क्लास, शेल, पहले नंबर की से, तो K1 N2 N3 N4। तो देखिए पहली कक्षा के लिए n का मतलब होता है क्लास, पहला कक्ष, कोश, जो भी हम नाम देना चाहें, ऑर्बिट, सीरीज का पहली सीरीज K। अब K के अंदर तो n बराबर 1, 2 into 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। अब L में निकालिए,
n बराबर 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है। तो ये मैंने 1 लिखा जो सही है या गलत है? गलत लिखा है, यानी 2 इंटू सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 2। तो K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों का समावेश होगा? 2। अब सीरीज ली हमने 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से m और n में n बराबर 3 और n बराबर 4 का क्लास होने पर क्या होगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर निकालिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 कितने हो गए? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनों का समावेश का क्रम। देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टू एन स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो ये हो गई हमारी कक्षा के एन एम और एन, यानी एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। 2n स्क्वायर के हिसाब से इसका जो फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में 18, चौथे कोश में 32 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम। तो देखिए बच्चों, नील्स बोर ने हमको इस ऑर्डर के आधार पर यह सिखाया कि किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है वो क्रम इस 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से लगाया जाता है। लेकिन उसने ये बताया कि किसी भी एटम की जो आउटर शेल है, जो बाहरी कोश है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉनों का समावेशन का क्रम देखा जाए, भरने की क्षमता तो यह है कि आप पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 भर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर हम 32 भरते हैं, 18 भरते हैं, 8 भरते हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जो अरेंजमेंट करेंगे, समावेशित होंगे, वो सही ढंग से हो पाएंगे या नहीं। तो उसने ये बताया कि क्यों ना हम इसके आउटर शेल में एटम का जो बाहरी कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों को ही रखें, तो इसका स्थायित्व ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये तो बता दिया कि 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन हम रख सकेंगे। लेकिन फिर उसने बताया कि पहला कोश, जैसे ये एन न्यूक्लियस है, इसके इस पहले कोश में इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को भर के निकाल दिया। अब इसके बाद के जितने भी कोश आते हैं, ये हो गई के, ये एल, ये हो गई एन, ये हो गई एन, ये 4 क्लास के ग्रुप में जैसे मैं बता दूं। तो इसको सारणी से देखें तो पहले कोश में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे में 8 भर दिए, ठीक है, तीसरे में हमने 18 भर दिए, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18, इन 18 इलेक्ट्रॉनों का समावेश कर दिया। और इसी तरह से नेक्स्ट में 32 भर दिया हमने, 32, ठीक है। तो उसने बताया कि क्या ये 18 और 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से परमाणु का जो स्थायित्व है वो सही रहेगा या नहीं। इसके लिए उसने फिर एक नया स्टेटमेंट ये दिया कि अगर हम आउटर शेल के अंदर पहले कोश के बाद जितने भी कोश आते हैं उसमें अगर हम पहले कोश
कोश में 2 तो भर देंगे, बाकी जो इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि K के अंदर 2 भरे, L के अंदर 8, फिर हम M में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, N में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तभी जाके हमारे परमाणु का स्पेल, हमारे एटम का जो स्ट्रगल है वो सही ढंग से रह पाएगा। इसलिए उसने अपने इस 2n² के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो बता दिया, लेकिन अगर किसी एटम की स्टेबिलिटी को रखना है, उसके स्थायित्व को बचाना है, तो हमें उसके आउटर शेल के अंदर, उसके बाहरी कोश के अंदर, बाहरी कोश कौन सा हो गया, K के बाद L, M, N, O, P जो भी सीरीज आती है, तो उसमें हम अधिकतम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो एटम बिल्कुल खराब हो जाता है। उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं वो हमें सही ढंग से प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ते हैं, रिड्यूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में हम कोई पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना चाहेंगे तो अपनी ऊर्जा को छोड़ेंगे या उसे अवशोषित करेंगे। अगर छलांग लगाएंगे तो एनर्जी की आवश्यकता होगी, और अगर छोड़ेंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो इन एनर्जी का गेन करना और लॉस करना, इससे इनमें स्पेक्ट्रम बनेंगे, और वो जो उत्सर्जित और अवशोषित स्पेक्ट्रम बनेंगे, उन स्पेक्ट्रमों के बारे में हमें कोई जानकारी अच्छे ढंग से प्राप्त नहीं होगी कि वो स्पेक्ट्रम जो बन रहा है उसका बैंड कैसा है, उसमें ओवरलैपिंग की क्रिया हो जाएगी, जिसके कारण हम कुछ मैकेनिकल स्टडी जो करना चाहते हैं हायर क्लासेस के लिए वो नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि नील्स बोर का जो एक्सपेरिमेंट था उसने सिर्फ यही एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है, अच्छा उपाय बताया कि पहले कोश में आप, ये पहली क्लास में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, उसके बाद की कक्षाएं, उसके बाद के ऑर्बिट्स में, उसके बाद की जो आउटर शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे, तो ही हमारे एटम का, हमारे परमाणु का स्थायित्व बरकरार रहेगा। धन्यवाद बच्चों, आज हमने नील्स बोर के मॉडल के बारे में जानकारी ले ली है। कल हम 1 से 18 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इस तरह से रेखे स्पेक्ट्रम वाला जो मॉडल है उसको हम देखेंगे, किस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का समावेश जो होगा वो हम कैसे करेंगे, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।